हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विद BAU। फ्रेंड्स, लॉकडाउन हुई, कोरोना आई, लॉकडाउन गई, अनलॉक हुए, एग्जाम्स हुए और एग्जाम्स के रिजल्ट आए और अब बारी है एग्जाम्स के बाद एडमिशन की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम होती है, PET जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम होते हैं BHU PET के, वो उनमें से एक ABM यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की एक एग्जाम होती है। तो आज हम सबके बीच आने वाली हैं नेहा सिंह, जिन्होंने MBA इन ABM में रैंक 1 और ABM में रैंक 13 लाया है और अभी BHU में MBA इन ABM की पढ़ाई को स्टार्ट कर चुकी हैं। तो वेलकम नेहा सिंह टू आवर यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गौतम, थैंक यू सत्यम। मैं बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये कोर्स क्या है। ये MBA एग्री बिजनेस है, जिसके रिटन टेस्ट में मुझे फर्स्ट रैंक मिला है और मेरा एडमिशन हो चुका है और अभी क्लासेस स्टार्ट होने में टाइम है। वो मे बी दिवाली के बाद क्लासेस शुरू होंगे। तो ये कोर्स के बारे में मैं बता देती हूँ कि कैसे सिलेक्शन होता है। पहले एक रिटन टेस्ट होता है जिसका 80% वेटेज है, फिर GD होता है और फाइनल आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसके बाद एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है और एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो कोर्स है MBA इन एग्री बिजनेस, वो BHU के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंडर आता है, जिसमें बाकी MBA कोर्सेज आते हैं जैसे कि फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो अच्छा। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखी वो है इसका प्लेसमेंट। फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। प्लेसमेंट का इसका एवरेज रहता है 6 to 8 लाख और हाईएस्ट अभी तक मैंने जो सुना है वो है 13 लाख। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कोर्स के लिए। और स्कोप के बारे में मैं बता दूं कि चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, दोनों में इसका बहुत डिमांड है। जो एग्री सेक्टोरल कंपनीज हैं वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी प्लेसमेंट देते हैं। और बैंक्स, पब्लिक सेक्टर में बैंक्स जैसे नाबार्ड, RRB या फिर जो और नेशनल बैंक्स हैं, वो भी एक पोस्ट निकालते हैं स्पेशली मैनेजमेंट वालों के लिए जिन्होंने एग्री बिजनेस में मैनेजमेंट किया है, ताकि वो वैसे स्टूडेंट्स को ले सके जिनके पास एग्रीकल्चर प्लस मैनेजमेंट दोनों का नॉलेज हो। तो ये फील्ड भी बहुत अच्छा है। अगर जिसे MSc नहीं करनी है और मैनेजमेंट करना है तो उनके लिए एक बहुत बहुत बेटर ऑप्शन है BHU। और BHU का फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाहर के कॉलेज में MBA करने जाएंगे तो आपको 20, 22, 25 पता नहीं कितना लगेगा, पर BHU में ये मुश्किल से 1 लाख है। तो और 1 लाख का कोर्स फी में अगर आपको 8-9 लाख का जॉब लगता है तो वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब जो ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, BHU का काफ़ी अच्छा है। इसलिए आप चाहे तो इस कोर्स में, और जो भी इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो अभी जी से जी। नेहा का थोड़ा तो सबसे मैनेजमेंट पहले टाइप का सिलेक्शन हो चुका है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब अभी से रेडी हो चुका है इसका। जी नहीं, जी, जरूरी भी है वो ये मैनेजमेंट की चीज़ें स्टडी वो करनी। बाद। तो नेहा, सबसे पहले जब तुम अपना BSc इन एग्रीकल्चर जब कर रही थो तो तुमको दिमाग में कब आया कि हमको मैनेजमेंट में जाना है या फिर मैनेजमेंट की स्टडी करनी है? वो हमको कब डिसाइड कभी किया? नहीं, हम कभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। हमको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था क्योंकि वो सब्जेक्ट के टीचर भी अच्छे थे और वो एक ऐसा हम्म। सब्जेक्ट था जिसमें मतलब रट्टा नहीं मारना रहता था और समझना रहता था ज़्यादा। तो फिर हम सोचे थे बिल्कुल। कि सोशल साइंस या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ही हम अपना MSc करेंगे। फिर जब लास्ट फाइनल ईयर आया, मतलब वो बिजनेस वाला जो हम लोग देखने लगे, एंटरप्रेन्योर से मिलने लगे, तो फिर उस समय हमको थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक किया कि बिजनेस एक बहुत बहुत सक्सेसफुल हो सकता है
अगर आप खुद से करें या फिर किसी कंपनी के अंडर एक जॉब लें, तो वो चीज़ भी माइंड में स्ट्राइक की और फिर एक सीनियर से बात की है तो वो बोले कि इसमें काफ़ी स्कोप है और बीएचयू के बारे में बताएँ। बीएचयू की एक ख़ास बात है कि आप कितने भी फॉर्म भर सकते हैं बीएचयू में एक साथ। तो मैंने बीएचयू में हम्म 3 फॉर्म्स भरे थे, एक एमएससी एग्रीकल्चर, फिर मास्टर्स इन एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट और जो तीसरा जो कोर्स जिसमें मैंने एडमिशन लिया, एमबीए इन एग्री बिज़नेस। यानी कि मास्टर्स इन एग्री बिजनेस और एमबीए इन एग्री बिजनेस दोनों डिफरेंट कोर्सेस हैं। हाँ, जो एमबीए है वो आपका प्रॉपर फुल कोर्स मैनेजमेंट डिग्री है और मास्टर्स है वो एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं कहेंगे, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो नॉर्मली होता है। एग्री बिज़नेस में एक पोस्ट ग्रेजुएशन है। ओके। तो तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर में, उनको मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक पता भी नहीं रहता है कि शायद उनका जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एमबीए या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी रहती है बहुत ज्यादा। तो हुँ, जैसे हम लोग जब अपने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक तो हमें मालूम नहीं था ये सब। तो अगर आगे जितने भी हमारे जूनियर से वीडियो देखेंगे या फिर जो नए नए बैच एडमिशन लेंगे, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जानने को कि हमारा जो एक एग्रीकल्चर के बाद एमबीए और एबीए में भी एक अच्छा मतलब स्कोप या फिर उसको बोल सकते हैं कि फ्यूचर है, जिसको भी हमारी बीच नेहा सिंह एलोबरेट कर रही हैं और उसको विस्तार से बताने का काम कर रही है। तो अब नेहा, आप हम लोग के व्यूअर्स को बताइए कि एबीए एबीएम और एमबीए इन एबीएम दोनों का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और किस हिसाब से किसी स्टूडेंट जिसको ये परस्यू करना है वो अपना तैयारी कर सकते हैं। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। मास्टर्स का बस थोड़ा लेवल नॉर्मल होता है, मीडियम लेवल होता है और एमबीए का जो लेवल है वो उससे काफ़ी अच्छा अच्छा खासा मुश्किल होता है। और जैसा हम इस बार एग्रीकल्चर में देखे कि बीएस जो एमएससी का पेपर था वो पिछले के मुकाबले काफ़ी टफ था। सेम यही चीज़ एमएबीएम और एमबीए दोनों में बीएचयू ने किया है। दोनों में पेपर को का लेवल एकदम अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा जंप लिया है, अच्छा खासा पेपर टफ हो गया था इस बार। और पेपर इस अगर बार टफ एग्रीकल्चर होगा का पेपर तो बहुत tough है। हाँ, जो एग्रीकल्चर दिए होंगे वो समझ रहे होंगे और इसीलिए पेपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुश्किल होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया था, क्योंकि पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, आपको कुछ भी मतलब रटा हुआ टाइप्स कुछ भी नहीं रहता है, तो सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग रहा था। तो इस बार पेपर मुश्किल था, पर बहुत अच्छा था, पेपर काफ़ी अच्छा था। तो मतलब 4 सेक्शंस होते हैं। पहले मैं मास्टर्स के बारे में बता देती हूँ। मास्टर्स में आपसे मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। और एमबीए में भी सेम रहता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग, पर उसमें करंट अफेयर्स रहता है। एग्रीकल्चर का दोनों में मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं एग्रीकल्चर के। मेन थोड़ा बैंकिंग वाला पैटर्न है इन लोग का और सेम 120 क्वेश्चंस 2 घंटे का टाइम पीरियड दोनों में रहता है, पर पेपर का लेवल अलग रहता है, मास्टर्स का लेवल ठीक रहता है और एमबीए का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोनों एग्ज़ाम्स में। से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिर्फ जो लोग सिर्फ पीजी का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग बैंकिंग सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं या उस टाइप के प्रिपरेशन में गए हुए हैं कॉम्पिटिटिव उनके एग्जाम्स। लिए वो ये हुँ, एग्जाम थोड़ा अडेप्टेबल है। हाँ, वो कह सकते हो जो सिर्फ़ पीजी और सिर्फ़ जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उससे नहीं होगा ये। आपको मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश बहुत अच्छा करना होगा क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा हाई जाता है, खासकर जनरल वाले के लिए बहुत कट ऑफ जाता है। हाँ, एक मास्टर्स का कोर्स है एग्री बिज़नेस में और एक एमबीए का कोर्स है। तो जो मास्टर्स कोर्स है वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, उसको उसी तरह से लो और वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज़, उसका पार्ट है, उसका एक स्पेशल कोर्स है। और जो एमबीए है वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएचयू का पार्ट है। तो और जो एमबीए है वो
तुम्हारा राजीव गांधी साउथ कैंपस में होता है, और जो MABM है वो मेन कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर होता है। और दोनों में कैंपस होता है, पर उसमें कैंपस का जो उतना उतना कैंपस नहीं आता है MABM में। उसमें कैंपस का जो सैलरी रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है MBA के मुकाबले। ओके। बाकी पढ़ाई में ज़्यादा बहुत डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं होगा। एग्री बिजनेस वाला जो पार्ट होगा, मैनेजमेंट वाला पार्ट, जो एक नॉर्मल MBA स्टूडेंट पढ़ता है वो मास्टर्स में नहीं होगा। बाकी एग्री बिजनेस का जो मेन पार्ट है वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और एक जो लेवल होता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, तो उसमें बैंक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए IBPS के कंपेयर में, तो किस लेवल का होता है जो BHU का एग्जाम पूछता है? नहीं नहीं, बैंक का कंपैरिजन का लेवल का नहीं होता है। और तुम ये कह सकते हो जो IBPS PU है ना उसका लेवल का रहता है। प्री पर का? अगर RRB का लेवल, हाँ पी का लेवल रहता है। पर ओके। RRB का पी का लेवल या फिर बाकी कोई एग्जाम का पी का लेवल का नहीं रहता है, उससे कम रहता है। ओके। तो हम यानी इस कि बार पी दिए तो सेम हमको लगा एकदम, IBPS का पी और मैथ्स ये BHU का MB हमको एकदम सेम लगा। MABM का तो इससे कम है, MABM का काफी कम है इसका लेवल। यानी कि अगर बैंक का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें अप्लाई कर सकता है और स्कोर कर सकता है। आराम से कर सकता है अगर रोज प्रैक्टिस करता है, सब कुछ सारा फॉर्मूला ट्रिक्स याद है उसे तो वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्योंकि मेन इसमें तुमको सही बनाना है और टाइम टाइम से बनाना है बस। वो तो ऐसे है, स्पीड विथ एग्जाम्स में एक्यूरेसी तो सबसे होना ही है। ऐसे तो एग्जाम्स में एग्जाम। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट यही यही ज़रूरी ही होता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट लोग फैक्टर है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग जानना चाहें कि कोई अगर स्टूडेंट इसमें परस्यू करना चाह रहा है तो उसको कौन से बुक्स, अगर वो जानना चाहता है कि उसको पढ़ने चाहिए, तो उसके लिए कोई टिप्स की कौन से बुक्स अगर उसको फॉलो करना चाहिए? जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट कंप्लीट है अगर वो कंप्लीट कर लेते हो तो और कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंग्लिश के लिए एक बुक जो हम पढ़े थे वो था मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री है वो एकदम। और अगर वो बुक पढ़ लेते हो तो लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो बहुत अच्छा बुक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, वैसा कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। सब बुक का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है और BHU हो जाएगा उससे आराम से। और बुक्स प्रैक्टिस। का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कहीं, क्योंकि हर बुक में एक ही फॉर्मूला होगा, कुछ ऐसा तो अलग फॉर्मूला नहीं हो जाएगा दूसरे बुक में। तो अगर हम बात करें कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब हमें जैसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं एग्जाम में, तो उसका कोई प्रेफरेंस है कि इस सेक्शन को हम लोग को पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए? हाँ, क्योंकि 4 सेक्शंस रहता है। MABM में कोई सेक्शन नहीं रहता है, सारे क्वेश्चंस मिले-जुले आएँगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। पर MBA में 4 सेक्शंस रहता है, आप कोई भी सेक्शन में जाकर वो सेक्शन का क्वेश्चन पहले बना सकते हैं। तो पहला सेक्शन करंट अफेयर्स रहता है, तो पहला वही सेक्शन जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन देख के बस आंसर देना है। दूसरा जो सबसे लास्ट सेक्शन फिर उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में भी वही हाल है, पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। और फिर जो तीसरा सेक्शन आपको जाना है वो है क्वांट वन। क्वांट वन आसान रहता है। और फिर फाइनली जो बचेगा क्वांट टू, क्योंकि उसमें DI और रीजनिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वही मतलब सॉल्व करने का वही पैटर्न रखिएगा, पहले करंट अफेयर, इंग्लिश, क्वांट वन और क्वांट टू। और मैं एक टिप देना चाहूँगी हम इसमें, कोई हम्म। भी क्वेश्चन कोई भी सेक्शन बना रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को बाद के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, उसको उसी समय बना लेना अगर बनता है तो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है इसको बाद में बनाएंगे, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि लास्ट में अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचा होगा और उस क्वेश्चन को आप बनाने जाओगे, वो नहीं बनेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि नहीं बनेगा। तो उस क्वेश्चन को उसी समय बना लें, भले ही उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है पर आपको पता है कि वो बन जाएगा, तभी वो 1 मिनट दें और उसी समय बना लें।
कभी कभी नहीं तो फिर स्टूडेंट्स बहुत इसी ज़्यादा में स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस में आके गलत भी मार देते हैं जल्दबाजी में, तो वो उनके लिए और नेगेटिव हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है ये कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी टाइम उसको क्लियर कर लेना चाहिए। बाद के लिए सोचेंगे तो फिर 2 मिनट भी लगता है कि मतलब बस, मतलब जैसे होता है ना कि अंतिम जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में दो गिनती शुरू मिनट हो जाता है जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो फिर बहुत सारे सोचते थॉट सोचते आने टाइम निकल लगते जाए। हैं कि इसको अटेम्प्ट करे, कैसे भी बनाओ, मेरा टोटल ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो उसमें गलती हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टिप था कि हमें उसी समय उसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरा जब एमएबीएम का एग्ज़ाम और एमबी का एग्ज़ाम मेरा एक ही दिन था। सुबह एमएबीएम का था और शाम को एमबीए का था। तो एमएबीएम में हम यही गलती किए थे कि अरे ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, इसको बाद में बनाएँगे। और जब लास्ट में हम गए तो हम इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड आउट हो गए, इतना ज़्यादा हमको हड़बड़ी हो गया कि वो आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आए हैं सारा। और इस वज़ह से मेरा रैंक काफ़ी नीचे चला गया। और वही गलती हम एमबीए में बिल्कुल नहीं दोहराएँ। जैसे भी हो उसी समय पे बनाएँ, तो वो मेरा रैंक पे असर किया क्योंकि मेरा एमएबीएम का रैंक 13 था और एमबीए का रैंक फर्स्ट था। तो जबकि दोनों का लेवल अलग है, पर मेरा स्ट्रैटेजी अलग था, इसलिए मेरा रैंक ज़्यादा बेहतर हो पाया उसमें। तो मतलब एक दिन एग्जाम होने का थोड़ा सा एडवांटेज सही मिला बात है। कि आपको पता चल गया कि स्ट्रैटेजी कैसा रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि कुछ यंग जो तो अब वही चीज़ एडमिशन है। ले रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो वो इस सेक्टर को परस्यू करना शुरू से, मतलब फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं, या फिर बाद में जैसे बहुत लोग होते हैं कि थर्ड ईयर में आके सोचते हैं कि अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो कैसा हमें अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए अगर हमें इस करियर में आगे बढ़ना है तो? फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये सेक्टर बहुत अच्छा है कि आपको जॉब दे रहा है तो आपको अच्छा ही लगेगा, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे आपको वही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से करेंगे तभी होगा, थर्ड ईयर से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। हम तो लास्ट का 3 मंथ तक सोचे कि क्या करना है और जब बीएचयू का फॉर्म आया तो डाल दिए। वो तो पैंडेमिक हो गया तो हमको बहुत ज़्यादा समय मिल गया तो हम कर लिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर इस कोर्स में जाना है तो 3 महीने इनफ है तैयारी के लिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको चाहिए होगा। तो बहुत को ये कोर्स अच्छा लगता है, ना ना कि सिर्फ़ इसमें करो चाहे फर्स्ट ईयर से चाहे थर्ड ईयर से। और अगर समय आप पूछ रहे हैं कि कितना समय आपको देना चाहिए तो 3 मंथ इनफ है। 3 मंथ में आप रिटन आराम से क्रॉस कर जाओगे। नेहा, अगर बात करें इस एग्जाम की तो इसमें जीडी और पीआई का भी एक अहम योगदान रहता है और एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करें कि हम एग्जाम के बाद जीडी और पीआई में भी अच्छे मार्क्स ले आए। के लिए जीडी बहुत इम्पोर्टेंट है। जीडी में बहुत लोग को छाँट दिया जाता है, बहुत लोग छँटते हैं जीडी में। तो अगर आप जीडी क्लियर नहीं कर पाते तो आप पीआई तक भी नहीं पहुँच पाएँगे। तो जीडी के लिए करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, या फिर एग्रीकल्चर में कोई बड़ा रिफॉर्म, जैसे इस बार कृषि बिल था, तो कृषि बिल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जीडी के लिए। पर इस बार जीडी नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो जीडी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था। तो जीडी के लिए करंट रेलेवेंट टॉपिक्स पर ध्यान देते रहिए कि वो क्या है और आपको फॉर या अगेंस्ट में बोलना है वहाँ पे। फिर जब आप पीआई में जाएंगे तो पीआई में मतलब पीआई उतना मुश्किल नहीं रहता है, बस आपको डरना नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपका नाम क्या है, जो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरा ज़िंदगी का पहला पीआई था। हम इतना डरे हुए थे कि रात को उनको सपना आ रहा था कि 10 बजे पीआई है, 10 बजे पीआई है, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? नींद तो नहीं आ रही होगी। नींद नहीं, सिर्फ 10 बजे आ रहा है कि गूगल मीट पर मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू, बस यही 3 चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो हम इतना ज़्यादा डरे हुए थे और मेरा एमबीए का पीआई पहले था और एमबीए का पीआई बाद में था। तो थोड़ा डरे हुए थे हम, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, मतलब 5 7 7-8 क्वेश्चन पूछे होंगे कि अपने बारे में बताइए, आपके यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, आप एमबीए एग्री बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, बीएचयू से ही क्यों करना चाहते हैं,
और हॉबीज पूछी थी मैम ने। मैम थी तीन, मेरे पैनल में 4 लोग थे। 3 मैम थी और एक सर थे। और उन्होंने कुछ डेफिनेशंस पूछे थे कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है आपकी नज़र में, और आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और जैसे मैंने अपनी हॉबी में डांसिंग कहा था, तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ डांस करती हैं। तो हाँ, मैंने कहा था कि मैम मैं बॉलीवुड करती हूँ, तो लाइक वो बहुत मुस्कुराने लगी थी। और फिर जैसे मैंने एक और चीज़ कही थी कि मुझे टेबल टेनिस खेलना पसंद है, तो उन्होंने एक प्लेयर का नाम पूछा था कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो अगर हॉबीज़ के बारे में आपको कुछ पता भी होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट प्लेयर है या फिर कौन सा बेस्ट पर्सन या एक्सपर्ट है उस फील्ड में। जी। और तो पर इंटरव्यू के दौरान हम इतना डरे हुए थे कि हमको आता हुआ क्वेश्चन जो कि सिर्फ मेरे बारे में पूछा गया था, मैं पूरा फंबल कर रहा था। उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो गया, तब हमको मतलब रियलाइज हुआ कि इतना डरने का कोई ये था ही नहीं। फिर जब दूसरा वाला जब मेरा इंटरव्यू हुआ MABM का, तब उसमें हम बिल्कुल नहीं डरे थे, और वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। उसमें मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें लगभग 15-16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो लगभग 20-25 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। और हमको थोड़ा बहुत मतलब इतना तो पता ही था हमको, तो इसलिए फिर हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था MBA के मुकाबले। पर MBA में मेरा रिटन बेटर था, इसीलिए कॉमन मेरा। सा सिचुएशन होता है हर कैंडिडेट के कि वो लोग पहले ही नर्वस हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या पूछ लिया जाएगा या क्या हम आंसर दे पाएंगे, जिस वजह से स्टूडेंट इंटरव्यू यूजुअली को फंबल कर जाते हैं कि उनको बहुत आता ज्यादा हुआ भी क्वेश्चन वो भूल जाते हैं। तो मतलब ठीक है, ये इंटरव्यू को लोग नेचुरल नेचुरल ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन बस ये है कि स्टूडेंट्स जो इसके लिए आगे अब तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनको एक छोटा सा एडवाइस है कि एकदम फ्री माइंड काम माइंड से रहे, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, और एकदम इंटरव्यू में आप जो बोलेंगे आपको उसी से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ज्यादा आप एकदम डेप्थ थिंकिंग और ऐसे रातों की नींद गंवाना शुरू ना करें। ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप लोग नहीं कोशिश होता है कीजिए वो। कि आप लोग काम माइंड से रहें। और इंटरव्यू में कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहते हैं, या फिर करेक्ट। आपकी हाँ, हॉबी, आपके एग्जैक्टली। इंटरेस्ट, आपके क्या बोलते हैं मतलब आप कहाँ क्या चाहते हैं 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद, आपका जो टारगेट है, क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को, या फिर आपके बैकग्राउंड पढ़ाई के बारे में, यही नॉर्मली यही सब क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो हाँ, उससे ज्यादा पैनिक होना नहीं है कि मतलब पढ़ाई से कितना पूछेंगे, सीट वगैरह वो सब बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयरली। इंटरव्यू में बस इसीलिए पर्सनालिटी को जज किया जाता है, तो आप अगर हाँ, वो अपना हॉबी जो बोलते हैं या फिर आपका जो बैकग्राउंड है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें ज्यादा घबराने का कोई ये बात नहीं है। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, और जितने भी आपको अगर आगे में जो भी फेस करना होगा वो आप इंटरव्यू को एकदम काम माइंड से फेस करें। अगर कट ऑफ की बात करें तो ABM और MBA, तो दोनों में से कट ऑफ की क्या रेंज रहती है और कितने कट ऑफ रहते हैं ताकि हम उसमें सेलेक्ट हो सके? इस बार क्योंकि हमको मार्क्स एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट जो MABM का जो टॉपर था उसको 250 कुछ मार्क्स था, जनरल था वो। और MBA में तो 220 हाईएस्ट था वो, जो मेरा था। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको 200 से ज़्यादा स्कोर करना होगा, और अगर MABM में एडमिशन चाहिए तो 210 220 स्कोर करना आउट होगा। ऑफ 360? हाँ, आउट ऑफ 360। मतलब जितना ज़्यादा स्कोर कर सके, पर वो बेहतर रहेगा कि अगर आप 250 तक पहुंच जाए तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि GDPI मैनेज कर देगा वो रिटर्न आप तो इतना ले आएंगे तो। थोड़ा बहुत खराब भी जाता है तो चल जाता है, क्योंकि इस बार GD नहीं हुआ, तो बहुत लोग छटने से बच गए हैं, जैसे कि हम। तो तो फिर अगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगले साल चाहे पैंडेमिक 2 आए या फिर पहाड़ मतलब आसमान गिर जाए, पर अगले साल फिजिकल वाला GD और PI दोनों होगा, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रिटर्न के लिए एकदम लग जाना है। इसीलिए आपको रिटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है GD भी देना ही होगा, पर वो थोड़ा सा हेल्प कर देगा।
तो नेहा, हमारे सब्सक्राइबर्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही है, तो उसके लिए एक लास्ट कुछ टिप आपके तरफ से। टिप यही होगा कि ज़्यादा सीरियस होके या बहुत स्ट्रेस होके पढ़ाई नहीं करना है और बहुत लगातार घंटों घंटों बैठ के भी पढ़ाई नहीं करना है। एकदम आराम से चिल होके कोई वेब सीरीज देखकर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 हम तो शायद मुश्किल से 3 या 4, वो भी हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, उतना घंटा पढ़ते थे। और मतलब दिमाग में मतलब वो चीज़ बैठा के रखते थे, सारे फॉर्मूलेज़ दिमाग में ही रिपीट करते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंसान अगर पढ़ने बैठता है तभी पढ़ता है, वैसे भी चलते कुछ और देखते या कुछ और करते भी वो पढ़ता है। तो इसीलिए चिल होके पढ़ना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे और फिर नहीं हुआ तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि चिल करो, पढ़ो, सब कुछ करो और अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। अगर आपको उसमें मन लगता है तो ज़रूर अच्छा होगा। आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस और जो इनिशिएटिव्स हम लोग लेते हैं, उस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहे तो। सारे जो एग्री विज़ार्ड के जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मुझको आज तक डेपोंग मेथड नहीं समझ में आया था, पर हम वो वीडियो देखें तो हमको समझ में आएगी। और ऐसे तो हम इतने आलसी हैं कि खुद से खोल के नहीं देखते हैं, तो नोटिफिकेशन आ जाता है तो खोल कर देख लेते हैं कि अच्छा जो हमको 4 साल में नहीं समझ में आया वो हमको उस वीडियो में, शायद 2 मिनट का वीडियो था, उसमें समझ में आ गया। तो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक सारे सेंसेस एक साथ नहीं काम करेंगे, कोई चीज़ बहुत मजबूती से इनसाइड नहीं जाएगी ब्रेन में। तो वीडियोस अच्छे हैं, आप वीडियोस देखें और यूट्यूब का सही इस्तेमाल करो, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो। तो हमारे पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा ऑन योर सक्सेस, और हमें टाइम थैंक यू देने सो के लिए मच। थैंक यू। मतलब अभी ऐसा लॉकडाउन है तो हम लोग को ऑनलाइन इंटरव्यू लेना पड़ा, ले तो हम लोग पर्सनल इंटरव्यू ले लेते। तो हमें टाइम देने के लिए थैंक यू। और थैंक यू सो मच। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर वगैरह जानना चाहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो एबीएम और एमएबीएम के क्वेश्चन पेपर्स पे रहेगा, तो वो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।